आज से हम मध्य प्रदेश का इतिहास प्रारंभ करेंगे और मध्य प्रदेश का इतिहास को समझने से पहले हमको भारत के इतिहास के बारे में जानकारी होना चाहिए। और भारतीय इतिहास को हमने जो है तीन कैटेगरी में बांटा हुआ है: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, आधुनिक भारतीय इतिहास। इतिहास शब्द का अर्थ होता है, यह तीन शब्दों से मिलकर बना है: इति, धन, हा, धन, आस, जिसका मतलब होता है जो है समय जो बीत गया है। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है व्यावहारिक दृष्टि से कि प्राचीन समय में मानवों ने जो गलतियां या जो अच्छे काम किए हैं उनसे आने वाली पीढ़ियां सबक ले सकें। अब मध्य प्रदेश के इतिहास को भी हम वही कैटेगरी वाइज बांटेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, फिर मध्य प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास और फिर मध्य प्रदेश का आधुनिक इतिहास। ठीक है। क्योंकि हमारे नोट्स में इतिहास जो दिया हुआ है वह इतिहास तीनों इतिहासों को एक साथ मिक्स करके दिया हुआ है। मैंने प्रयास किया कि पीपीटी में आप लोगों को तीनों इतिहास अलग अलग मिल जाएं: मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। थोड़ा सा और डिटेल किया है, इसलिए डिटेल किया है क्योंकि विगत परीक्षाओं में, चाहे तो वो कांस्टेबल वगैरह या पीएससी की परीक्षाएं रही हूँ, मध्य प्रदेश का इतिहास थोड़ा सा डीपली पूछा गया है। तो थोड़ा सा हमने और डीप किया है। आपको नोट्स में भले निकाल के रख लें आप, पर पीपीटी नोट्स से अलग है। ठीक है। उसमें बहुत सारे फैक्ट तथ्य आपको अलग से मिलेंगे जिनको आपको नोट्स में ही नोट करना पड़ेगा। सुन लिया मेरी बात। अभी हम पीपीटी से ही पूरा फोकस करके पढ़ेंगे। अब जैसे कि आपसे कहा गया कि मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ने से पहले हमने आपको बताया था कि इतिहास का वर्गीकरण, इतिहास का काल विभाजन, काल विभाजन कल मैंने आपको इस बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था दो तरीके से विभाजन किया जाता है। पहला है लिखित स्रोतों के आधार पर, लिखित स्रोत के आधार पर, और दूसरा था प्रयोग के आधार पर, के आधार पर। तीन पार्ट यहां पर किए थे। पहला प्रागैतिहासिक काल, कौन सा समय था जिसका कोई लिखित विवरण न प्राप्त हुआ है न पढ़ा जा सका है, मिला ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा इसमें हम मान लेते हैं वो कौन सा काल है, पाषाण काल है। जब मनुष्य पत्थरों का उपयोग करता था तो पाषाण काल था। दूसरा यहाँ पर जो आता है वो आता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल, जब मनुष्य का लिखित विवरण प्राप्त हुआ है पर उसको हमने पढ़ नहीं पाया है। और दूसरा यहाँ पर हम लिखते हैं ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल। ठीक है। यहाँ पर मनुष्य पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग करता था। तीसरा जो हमारा है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल जब मनुष्य का लिखित विवरण मिला भी है और उसको हमने पढ़ भी लिया है। और यहाँ कहलाती है वह लोहा युगीन सभ्यता, जब मनुष्य ने लोहे का प्रयोग करना शुरू कर दिया। लोहे युगीन सभ्यता, लोहा युगीन काल। ठीक है। तो समय भी आप याद रखेंगे, ये 5 लाख वर्ष पूर्व से, ये अगर हम कहें तो साहब ये 5 लाख वर्ष पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक का कालखंड है। ये और दोनों का टाइम समान है। आद्य ऐतिहासिक काल ये 3,000 से लेकर चलता है हमारा 1500 ईसा पूर्व तक। पर इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये 3,000 से चलता है 1,000 ईसा पूर्व तक, क्योंकि लोहे की खोज कब हुई थी, एक है। और ये 1,000 ईसा पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से
अब तक का काल कहलाता है लोहयुगीन सभ्यता, जब 1000 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल में हमने लोहे की खोज कर ली। ऐतिहासिक काल जो है हमारा 1500 से वैदिक युग से शुरू हो जाता है और जो अब तक चल रहा है। ये वर्गीकरण समझ गए आप? तो हम पहला कौन सा पाठ पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल, या कह सकते हैं पाषाण काल। अब यहाँ पर यही देखा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर प्राग ऐतिहासिक कालीन स्थल मिले हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ से हमें प्राग ऐतिहासिक काल यानी ऐसे समय के अवशेष जिस समय का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है, या फिर मनुष्य जब आदि मानव की जिंदगी जीता था तो वो गुफाओं में पत्थरों के हथियार औजार बनाकर रहा करता था। थोड़ा सा ये जो पार्ट होता है थोड़ा सा बोरिंग टाइप सा होता है, क्योंकि अब वही बात कि स्थान याद करना, यहाँ से ये मिले, वहाँ से हथौड़ा मिला, यहाँ से फटाना मिला, ढकाना मिला, तो दिमाग ज़्यादा खराब नहीं करना, शांति से पढ़ना है। तो पहला हमारा क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। तो देखिए, अब ये तो हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश प्राचीन गोंडवाना, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे प्राचीनतम गोंडवाना लैंड पर स्थित है, भारत का सबसे प्राचीन है। क्योंकि हमको पता है जब अल्फ्रेड वैगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी, सब पता है ना कि एक महाद्वीप था पेंजिया, उसके दो टुकड़े हुए थे, एक ऊपर एशिया उत्तर अमेरिका वगैरह अंगेरा लैंड से बने थे, और नीचे के हमारे अमेरिका दक्षिण अफ्रीका, ये इंडिया का हिस्सा अफ्रीका से टूट के आया, तो ये क्या है? गोंडवाना लैंड। और ये सबसे पुराना हिस्सा है। तो भू संहिता का भूभाग है, इसके पूर्वी भाग में विंध्यन शैल तथा पश्चिम भाग में डेक्कन ट्रैप से आवृत है। मतलब पूर्वी भाग, मतलब ये ऊपर वाला जो भाग है वो क्या है? विंध्य पर्वत से, और दक्षिण नर्मदा के नीचे क्या लग जाता है? दक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, पूरे महाराष्ट्र में विस्तारित है। क्या है? दक्कन का पठार। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन, मतलब जो खुदाई की गई है उससे और अन्वेषण में प्राग ऐतिहासिक सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं। हमने बहुत सारे जगह खुदाई खुदाई की है और बहुत सारी खोज की है, तो हमें बहुत सारे पुराने प्राग ऐतिहासिक काल यानी ऐसा समय जिसका कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है उसके अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश में आदि मानव के निवास नदियों के किनारे और पहाड़ों की गुफाओं में हुआ करते थे। क्योंकि भाई स्वाभाविक सी बात है, नदियों के किनारे इसलिए रहेंगे क्योंकि वहां उन्हें पीने के लिए पानी, और नदी में पानी पीने से शिकार, वो पशु पक्षी भी आते थे, तो वहां वो आसानी से शिकार भी कर पाते थे, और पहाड़ों की गुफाओं में रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में हम देखें तो मध्य प्रदेश में आदिम मानवीय प्रजातियों के निवास के प्रमाण हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो भोपाल, रायसेन, छनेरा, ये खंडवा में ही है, नेमावर है ना, मोजाबाड़ी, महेश्वर, देहगांव, बरखेड़ा, हांडिया की गुफाएं, कबरा की गुफाएं, ये अब आपको ये चीजें ना, जैसे जैसे मैंने कहा कि साहब काबरा, हांडिया, खंडवा, खरगोन, अभी एक तो आपको स्थान पता हो कहाँ 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 पर है। आदमगढ़ की गुफाएं हैं, पचमढ़ी है, होशंगाबाद में, मंदसौर, सागर में, एरन वगैरह, ऐसे बहुत से स्थल हैं जहां से हमको यह प्राग ऐतिहासिक कालीन अवशेष मिले हैं। खंडवा, सीधी, मंदसौर को पाषाण कालीन स्थान माना जाता है। यहाँ से पूर्व पाषाण काल के अवशेष भी प्राप्त हुए, यानी पाषाण काल से पहले के भी अवशेष हमको मिले। देखिए, होशंगाबाद के निकट गुफाओं में, भोपाल के निकट भीमबेटका की कंदराओं, कंदरा मतलब गुफा होता है, तो सागर के निकट पहाड़ियों से प्राप्त शैल चित्र माने पत्थरों पर जो चित्र बनाए गए हैं, जैसे आदमगढ़ी गुफाओं में शैल चित्र बनाए गए हैं, बहुत रंगीन कलर के आदि मानव द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं। प्राग ऐतिहासिक कालीन मानवों की कलात्मक अभिरुचियों को अभिव्यक्ति के प्रमाण है कि पुराने समय में जो आदि मानव थे वह भी कला, आप पेंटिंग वेंटिंग करते रहते थे। प्रागैतिहासिक काल को हम निम्न काल में बांट सकते हैं। कौन कौन से काल बांट सकते हैं? एक तो है पाषाण काल है और दूसरा ताम्र पाषाण काल। हालांकि ताम्र पाषाण काल को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, पर चूंकि मध्य प्रदेश के ताम्र पाषाण काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल में ही रखेंगे। अब ध्यान से सुनना, क्यों रखेंगे? भारत का ताम्र पाषाण काल आद्य ऐतिहासिक काल में ही आता है, लेकिन मध्य प्रदेश का प्राग ऐतिहासिक काल में आता। क्यों? तो प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल की परिभाषा क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल मतलब वह जिसका कोई लिखित विवरण हमें प्राप्त नहीं है, और आद्य ऐतिहासिक काल मतलब वह जिसका लिखित विवरण तो प्राप्त है पर पढ़ा नहीं जा सका है। क्लियर? अब देखिए, भारत में आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता आती है। क्या आती है?
सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता के हमें अवशेष अक्षर वगैरह लिखे हुए मिले हैं। ठीक, अच्छा अवशेष अक्षर मिले हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश को क्यों रखा गया प्राग ऐतिहासिक काल में? इसलिए रखा गया मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल में, मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण काल को प्राग ऐतिहासिक काल में, क्योंकि मध्य प्रदेश में कहीं से भी सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष, अब अगर तुम देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे अवशेष जो है पूरे कहाँ मिले? इस इलाके में मिले हैं। ये पूरा क्षेत्र है जो पाकिस्तान है ना, राजस्थान, ये गुजरात तक, ये पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, इस पूरे इलाके में मिले। अब हमारा मध्य प्रदेश यहाँ है, तो चूंकि मध्य प्रदेश में उस समय ऐसी बात नहीं है, उस समय मनुष्य ना रहते हो, पर वो अलग लोग थे सिंधु घाटी सभ्यता के, और यहाँ के लोग अलग थे, और ये लोग आदिम जीवन ही जी रहे थे। ठीक है, आदि मानव जैसे ही जी रहे थे उस समय भी, जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो चुका था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो हम पहले कौन सा काल देखेंगे? पाषाण काल। ये अलग अलग स्थान आपको दिए, जैसे जहाँ पर आप मंदसौर में पवैया, गैरसपुर, ग्वालियर में पढ़ते हैं, ये प्राचीन स्थलों के नाम हैं, जहाँ जहाँ से हमको पुरातात्विक, मतलब पुरातत्व का मतलब होता है पुरा माने प्राचीन, तत्व माने सामान, जो खुदाई में मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? भरूच सतना से, एरन सागर से, भीमबेटका रायसेन में, आदमगढ़ी गुफा होशंगाबाद में है, हथनौरा सीहोर में, नाबदा टोली खरगोन में। ये आपको सभी स्थानों को धीरे धीरे देखना है। अब हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने दो पार्ट किए थे, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। तो पहले हम बात करेंगे पाषाण काल। अब पाषाण काल का मतलब सीधा क्या है कि भाई वह समय जब मनुष्य क्या करता था? मनुष्य पत्थरों का उपयोग करता था रहने के लिए, गुफाएं, शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार, सब कुछ पत्थरों का उपयोग होता था, इसलिए उसका नाम है पाषाण काल, स्टोन एज। अब पाषाण काल के बारे में आप समझ जाइए। मैंने कहा कि साहब ये लगभग 5 लाख वर्ष पहले की शुरुआत मानी जाती है पाषाण काल की, और जो लगभग लगभग हमारा कब तक चलता है? 3000 वर्ष पूर्व तक, 3000 वर्ष पूर्व तक चलता है। लेकिन इस पाषाण काल को जो है हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, आप आगे आगे पढ़ेंगे। पहला आ जाता है पुरा पाषाण काल। क्या आ जाता है? पुरा पाषाण काल। ठीक, दूसरा आता है हमारा मध्य पाषाण काल। क्या आता है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा हमारा जो आता है नव पाषाण काल। क्या आता है? नव पाषाण काल। ये 3 काल में बांटते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि भाई जो हमारा सबसे पुराना पाषाण काल कौन सा था? पुरा पाषाण काल सबसे पहले वाला है, तो हमने कह सकते हैं 5 लाख से लेकर लगभग लगभग 40,000 ईसा पूर्व तक, 40,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और ये मध्य पाषाण काल है, हमने कहा साहब 40,000 ईसा पूर्व से लगभग लगभग हमने कहा 7,000 ईसा पूर्व तक। और ये हमारा जो आता है ये 7,000 से लेकर लगभग 3,000 ईसा पूर्व तक, नवपाषाण काल सबसे बाद का काल है, नवपाषाण काल। इसके बाद में ताम्रपाषाण काल शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इतिहास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो हम सबसे पहले देखेंगे पाषाण काल क्या होता भैया। तो मध्य प्रदेश में पाषाण काल के स्थल नर्मदा घाटी। अब नर्मदा घाटी मतलब नर्मदा नदी के दोनों किनारों पे आसपास, चंबल घाटी। तो ये पहले ही कह दिया गया कि उस समय मनुष्य नदियों के किनारे आसपास रहा करते थे। तो मध्य प्रदेश में नदियां बहुत सारी हैं, नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी, सोन घाटी, भीमबेटका की गुफाएं जो रायसेन में है ना इत्यादि में पाए जाते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में सबसे बड़ा शैलाश्रय है दुनिया का, लगभग 750 यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं। शैल मतलब गुफाओं में भित्ति चित्र, दीवारों पे बनाए गए कलरफुल पेंटिंग। विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों में इस काल के औजार हथियार मिले हैं। बैट समझते हो ना, जैसे कुल्हाड़ी में बैट लगा रहता है, तो बिना बिना बैट अथवा कुल्हाड़ी के बैट वाले हस्तकुठार, हाथ के हस्तकुठार किसे कहते हैं? कुल्हाड़ी को ही कहते हैं। मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला हथियार क्या था? कुल्हाड़ी। मनुष्य के द्वारा पहला पालतू पशु बनाया गया था कुत्ता। ठीक है, अतिरिक्त खुरचने वाली मष्टि कुठार, क्रोड, ये उनके हत्यारों के नाम हैं। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए पुरा पाषाण काल की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो डॉक्टर HD सांकलिया
और डॉक्टर बी लाल आरबी जोशी, ये सभी लोग मध्य प्रदेश के पुरातत्वविद हैं। इनके नाम आप याद रख लेना, डॉक्टर एच डी सांकलिया, डॉक्टर बी लाल और डॉक्टर बी जोशी, इन लोगों ने ही खुदाई की है। ठीक है। ने पुरातत्वविदों ने मध्य प्रदेश में स्थित नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया। उन्होंने सर्वे किया कहाँ कहाँ पर में प्राचीन स्थल मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश की सीधी, जो सीधी जगह है, मंदसौर, खंडवा पुरापाषाण काल से जुड़ा माना गया। ये माना गया कि मध्य प्रदेश का सीधी है, मंदसौर है और ये खंडवा है, ये पुरापाषाण कालीन है। बेतवा, चंबल, नर्मदा इत्यादि घाटियों में बहुतायत औजार प्राप्त हुए हैं। बहुत से मनुष्य आदि मानव द्वारा, जो पुरापाषाण काल का आदि मानव था, उसमें जो उनके हथियार मिले हैं। अब देखिए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में आप एक मोटा मोटा अंतर समझ लो, जिससे आपके दिमाग में एक फिल्म बन जाए। पुरापाषाण काल मतलब सबसे प्राचीन मनुष्य, जब मनुष्य जानवरों से ही इंसान बन रहा था। तो उसके पास ना तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ जानवरों से अलग था। ऐसे ही सामान्य से पत्थर मत्थर उठा के थोड़ा बहुत उनमें नोक मोक कर लिया, उनसे जानवर मार लिया। खाना बदोश था, जहाँ भोजन मिल जाए वहाँ रुका, आगे भोजन खत्म हो गया वहां से आगे चला गया। घुमक्कड़ जिंदगी जीता था, कोई उसका स्थायी घर नहीं था, ना उसके पास कोई अच्छे औजार वगैरह थे। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आया तो वह अब बहुत लंबे समय में, देखो हर दिन हम चीजों को बेहतर बेहतर करते जाते हैं। ये मनुष्य की, क्योंकि मनुष्य जानवरों से अलग है, क्योंकि उसमें क्या है, बुद्धिमत्ता, उसमें इंटेलिजेंसी है। अब आप ध्यान से सुनना कि जैसे हमारे पास मोबाइल आया था, पहले टेलीफोन आया, फिर मोबाइल आया, नोकिया आया, फिर अब कलर्ड आया, उसके बाद फिर स्क्रीन टच आया। अबे और ज्यादा हम आगे टेक्नोलॉजी में विकास करते जा रहे हैं। ट्रैक्टर, पहले सादा ट्रैक्टर थे, फिर उसमें और अच्छे अच्छे ट्रैक्टर आ गए। तो ऐसे ही हमने जो शुरू में पत्थर बनाए थे, ऐसे ही पत्थरों से मारते होंगे, थोड़ा बहुत नुकीला किया होगा। समय के साथ जब मध्य पाषाण कराया तो उनके हथियार बहुत ज्यादा नुकीले, धारदार, और वो एकदम फलकनुमा, टिक्नोमेट्री का जिसमें यूज किया गया, समझ रहे हो, जिसमें बिल्कुल धारदार हथियार, ज्यामितीय हथियार बनाए गए। ज्यामितीय हथियार मतलब जिनमें त्रिभुज के आकार का धार मार हथियार बनाए गए। नवपाषाण काल आते आते मनुष्य ने और ज्यादा अब विकास किया। अब वो घूमने की जब बजाय स्थायी एक जगह नदियों के किनारे रहना शुरू हो गया। उसने खेती करना शुरू कर दिया, फसलें बोना शुरू कर दिया, जानवरों को पालना शुरू कर दिया। तो ये नवपाषाण काल में हुआ। मनुष्य सभ्यता की ओर में प्रवेश कहाँ से करता है, नवपाषाण काल से। ठीक है। अब हम यही देख रहे हैं कि सबसे पहले बात कर रहे थे पुरापाषाण काल, जब मनुष्य शुरुआती जानवरों से इंसान बन रहा था। तो भाई बेतवा, चंबल, नर्मदा इत्यादि घाटियों में बहुतायत मात्रा में औजार प्राप्त हुए हैं। इन नदी घाटियों में सैल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला, जो छीलने वाला होता है, रचक, घन जैसे औजार हमको देखने को मिलते हैं। अनेक प्रकार के औजार मिलते हैं। नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी, कैड घाटी, सुखचाई नाला, बुरधाना, ये छोटे छोटे गांव हैं, ये कोई बड़े शहर थोड़ी हैं। बस जैसे अपने बगल में तूमेन है, अब तूमेन में मिलते नहीं संभलते। अब या हमारा थोबोन है, यहाँ मिलते सामान नहीं मिलती। या कदवाया है, तो कदवाया में गली वगैरह है, वहाँ पे बहुत से हमें पुराने जमाने के सामान मिल जाते हैं। जैसे छोटे छोटे गांव है, अब तुम नहीं जानते इसलिए तुम्हारे लिए थोड़ा सा अटपटा और बुरा लग सकता है, उस चीजें याद ना हो। पर ये बुरखो, संग्रामपुर के पठार, दमोह में कुल्हाड़ियां प्राप्त हुई हैं। एरन, अब एरन आपको बहुत जगह आएगा, याद रखना, सागर में गड़ी, मोरेला, कुंडम, जतकारा, बहुलई, बुसीगा, मुनी, अर्तुजी, जबलपुर, दमोह, नंदगांव, होशंगाबाद युग के साक्ष्य मिले हैं, इस युग के पुरापाषाण काल के। नरसिंहपुर, होशंगाबाद के बीच स्थित नर्मदा घाटी जीवाश्म प्राप्ति के लिए प्रसिद्ध है। जीवाश्म मतलब पुराने जीव जंतुओं के अवशेष, डायनासोर या मनुष्य के। वहीं हथनौरा में मानव के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। हथनौरा से क्या मिले हैं, मनुष्य के प्राचीनतम साक्ष्य, सबसे पुराने साक्ष्य। अब इसके बाद हमारी बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो मध्य पाषाण काल पुरापाषाण काल के बाद शुरू होता है। इस युग में जैस्पर, कैल्स्टोनी, क्वार्ट्ज, ये सब काय के नाम है, पत्थरों के नाम है। मतलब अब मनुष्य ने क्या कर लिया, पहले तो कोई पत्थर उठाता था, उससे पुरापाषाण काल में हथियार बना लेता था। अब उसने पत्थरों में से भी बेस्ट पत्थर चुनना शुरू कर दिया। जो पत्थर कैसा हो, जिसकी अच्छे हथियार बन सके। तो भी जैसे कि जैस्पर, कैल्सेडोनी, क्वार्ट्ज, ये काय के नाम है, ये अच्छी क्वालिटी के पत्थर हैं, जिनसे धारदार हथियार बने, जो टूटे ना आसानी से, है ना। पत्थरों से बने सल्क, क्रोड, फलक, वेदनी, संबल,
तिकोने, मैंने क्या कहा कि भाई अब उसने ज्यामितीय हथियार बनाने शुरू कर दिए, और धारदार और नुकीले, जिनसे कि दूर से फेंक के मार सके, आसानी से शिकार कर सके। तो ये क्रोड, फलक, बेदनी, संबल, तिकोने, अर्धचक्राकार, लघु रूपता वाले पहले बड़े बड़े औजार थे, अब वो छोटे लेकिन धारदार, छोटे लेकिन घातक हथियार बनाने लगा। औजार मध्य प्रदेश में पूर्वी निमाड़, शहडोल, मंदसौर, होशंगाबाद, उज्जैन, जबलपुर, इंदौर, पन्ना, धार, विदिशा जिलों से हमको मध्य पाषाण कालीन अवशेष प्राप्त हुए। राज्य में इन काल की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल जबलपुर के निकट विशाल शिमला नामक पहाड़ी में, जबलपुर के पास में एक शिमला नामक पहाड़ी है, वहां से हमको बहुत ज्यादा मध्य पाषाण के अवशेष मिले हैं, जहां से विभिन्न प्रकार के औजार हमको देखने को मिले, जैसे ये मध्य पाषाण कालीन जो बिल्कुल बहुत ये हथियार पत्थरों से बने हुए नुकीले, इनको पकड़ के वैसे जानवरों में मारा करते थे, ठीक है, छोटे छोटे हथियार। नवपाष इसके बाद क्या आ जाता है हमारा नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल 7000 ईसा पूर्व में शुरू होता है, जो 3000 तक चलता है। अब इस समय तक कुछ बड़े परिवर्तन हो चुके थे। याद रख लेना, मनुष्य ने पुरा पाषाण काल में आग की खोज कर ली थी। आग की खोज करना मनुष्य के जीवन में एक अनोखी घटना थी। अनोखी घटना क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आग ने ही मनुष्य को शेष जानवरों से अलग कर दिया। हम में खुद और बंदर भालुओं में, शेर चीतों में ये अंतर हो गया कि वो लोग आग पर कंट्रोल करना नहीं जानते थे, और वो आग से डरते थे। जंगलों में आग लगती थी वो भाग जाते थे, पर मनुष्य भी पहले ही ऐसा करता था, लेकिन जब उसने आग की खोज की, है ना, कहीं जा रहा होगा, उसने एक आध हिरण मारा, इतने में आग लग गई, जंगल से भाग गया, पानी बरस गया, हो गया कुछ हो गया होगा, तो मनुष्य भैंसी भैंसी लौटा वही मनुष्य, तो उसने देखा कि यार इसका मांस तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। पहले कच्चा मांस खाता था, उसको वो सिक गई हिरण, बढ़िया वाह खाई वाने, फिर उसने ऐसा किया होगा कि आग जलती हुई आग में फेंकना शुरू किया होगा, फिर उसने देखा कि आग जलती कैसे, पत्थरों को रगड़ा तो आग उसने जलाना सीख लिया। अब वो अपने जहाँ भी रहता वहाँ आग जला लेता। जब आग जलती तो और पशु से नहीं आते, लेकिन उसे आग बुझाना आ गया, वो जानता था कि पानी डाल दूंगा आग बुझ जाएगी, और पत्थरों को रगड़ूंगा आग जल जाएगी। तो शेष जानवरों से वो अलग हो गया। अब एक आग की खोज उसके लिए इसके जीवन में क्रांतिकारी थी, क्योंकि वो शेष पूरे पशु पक्षियों से अलग हो गया था। दूसरा, नवपाषाण काल में उसने पहिए की खोज की। पहिए की खोज, उसको सामान लाने ले जाने में या तो चीजों को खींचना पड़ता था, सिर पे रखना पड़ता था, पैदल चलना पड़ता था। उसने फिर जब पहिया बनाए तो पहिए से बच्चियों को आराम से ढकला करके ले जा सकता था। और फिर उसने गाय, भैंस, बैल, कुत्ते, इन जानवरों को जो पालतू बनाया, इनसे माल ढुलाई शुरू किया। और फिर वह एक स्थान पर रहना सीखा, और वह उसने फसल उत्पादन करना सीखा, और उसने गांव शहर बसाना शुरू कर दिए। पशुपालन, खेती, एक स्थान पे रहना, ये सारे काम उसने कब सीखे थे? नवपाषाण काल में। और नवपाषाण काल में मनुष्य दुनिया भर में नदियों के किनारे बसा था। चाहे तो आप चीन की होंगो नदी की सभ्यता देख लें, चाहे भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता देख लें, या आप पहुंचे तो दजला फरात मिसोपोटामिया की सभ्यता, इराक ईरान, मिसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ है? इराक ईरान। या नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यताएं देख लें, तो ये सभी नदियों के किनारे बसे बसे शहर थे। क्योंकि ये नवपाषाण काल के बाद शुरू हो जाएगा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल मतलब मनुष्य ने अब तांबे के साथ साथ, जो पत्थर के साथ साथ तांबे का उपयोग, मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। तांबे से उसे लचक मिली। देखो, पत्थर को ज्यादा नुकीला, ज्यादा पतला, ज्यादा मोड़ नहीं सकता, टूट जाएगा, लेकिन तांबा का उपयोग करके उसने, अब लेकिन तांबे के साथ प्रॉब्लम ये थी कि तांबा बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। तांबे से बहुत ज्यादा, तांबे को सिर्फ उसने धार बनाने के लिए यूज कर दिया, बाकी कठोरता के लिए उसने पत्थर का यूज किया। तांबे का और पत्थर का उपयोग साथ साथ कर रहा था, इसलिए इसे कहते हैं ताम्रपाषाण का। उसने तांबे के साथ एक मिश्र धातु बनाई जिसका नाम था कांसा। तांबा और पीतल मिलाकर उसने क्या बनाया? कांसा बनाया। इसलिए नवपाषाण काल के बाद जो ताम्रपाषाण काल सभ्यता शुरू होती है उसे अपन कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं, या इसको चालकोलिथिक सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, नवपाषाण काल युग मध्य प्रदेश में लगभग 7000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ। ठीक, इस युग के प्रमुख औजार सैल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला इत्यादि। अब यहाँ पर और थोड़ा सा देखो, अभी तो हमने कहा ये जो ज्यामितीय हथियार थे वो मध्य पाषाण काल में बने,
और नवपाषाण काल में हथियारों पर पॉलिश भी होने लगी। क्या होने लगी? पॉलिश। तो यहाँ ये विशेष है, पॉलिशदार रूप में मध्य प्रदेश के सागर में एरन और गड़ी मोरीला, जबलपुर में कहाँ से मुनई कुंडम बुरचेका, ये जगह ही में, ये कहाँ है? जबलपुर में। दमोह होशंगाबाद दतरपुर जतकारा जिले में हमको ये पाए गए। इस युग में मनुष्य ने कृषि वेरी मोस्ट क्या सीखा? खेती करना, पशुपालन, मृदभांड मतलब मिट्टी के घड़े, मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी के घड़े बनाना, वस्त्र निर्माण कपड़े बनाना, गृह निर्माण क्योंकि एक जगह रहेगा तो घर बनाना, अस्त्र शस्त्र अच्छे, और अग्नि का प्रयोग सीखा। नवपाषाण काल में ही उसने पहिए का आविष्कार किया, सबसे वेरी मोस्ट। ठीक है, अब आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, जब पाषाण काल कंप्लीट हो जाता है, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, उसके बाद ताम्रपाषाण। मनुष्य ने अब तक क्या सीख लिया है? एक जगह रहने लगा है। अब उसने क्या सीख लिया है? उसने पहिया, आग, फसल उत्पादन, पशुओं को पालतू बनाना। अब जब इतने पहले क्या होता था कि हर व्यक्ति शिकार करने जाता होगा, जो जितना मार लाएगा सबको मार के लाना पड़ेगा, सभी खाएंगे, कोई घर तो है नहीं है, खाए ना। जहाँ शिकार बढ़ा गए, जहाँ पानी नहीं मिला फिर आगे की ओर चले गए, मौसम बदल गया, सर्दी पड़ रही है तो गुफाओं में रहने चले गए, गर्मी पड़ रही है तो पेड़ों पर रहेंगे। मतलब मनुष्य प्रकृति के आश्रय चलता था। अब मनुष्य ने क्या किया? जब उसने प्रकृति को अपने हिसाब से कंट्रोल करना सीखा, उसने घर बनाया तो सर्दी से बच गया, वर्षा से बच गया, धूप से बच गया, पानी से बच गया। अब एक जगह स्थायी रहेगा। पहले उसके लिए जो है भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ता था, अब उसने फसल पैदा कर ली और पशु पाल लिए, गाय भैंस भेड़ बकरी पाल ली, तो उसके पास भोजन रख है, और भोजन अब उसके पास स्टॉक हो गया, संचित हो गया। तो अब उसको दर दर भटकने की जरूरत भी नहीं है। पानी नदी के किनारे रह रहे हैं, पीने के लिए पानी भी मिल रहा है। अब मनुष्य में से बहुत सा वर्ग फ्री हो गया। काम कम लोग करते थे, कुछ लोग फ्री हो गए। जो बूढ़े पुराने लोग होते होंगे उनको लोगों से थोड़ी काम कराते होंगे, क्योंकि अब पहले सबको करना पड़ता था, अब तो भोजन रखा, ये सब कुछ है, तो कोई आवश्यकता नहीं थी। तो उन लोगों ने सोचना शुरू किया, तो यहीं से फिर मनुष्य ने पहली बार दिमाग लगाया होगा कि दर्शन क्या है, पानी कैसे बरसता है, क्या होता है, अपनी अपनी फिलोसफियाँ दी होंगी, भगवान भगवान की ये कल्पनाएं होने लगी होंगी आदमी के मन में। ये तो चलो ठीक है, एक दार्शनिक विचार बड़े होगा, आध्यात्मिक विचार बड़ा होगा, या वैज्ञानिक विचार बड़ा होगा। उसने किसी ने बैठा होगा कि और अच्छे हथियार कैसे बनाऊं, धनुष बाण, धनुष के बाण के आगे उसने नुकीला, उनके नुकीले से भी नहीं मर रहा कोई, ज्यादा घातक जीव है, उसमें बाण तो लग जाता है लेकिन फिर भी बाण लगे ही भाग जाता है। उसने कहा, इसमें एक काम करो, जहर और लगा दो आगे। उसने और आदमी ने दिमाग लगाया हुआ। अच्छा, उन लोगों में से कुछ लोगों ने ये कहा कि अब जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, गेहूं है, अब ये रखा है, हमको इतना चाहिए नहीं, खराब हो रहा है, तो उसको उसने बेचना शुरू किया। तो यहां से फिर एक नए काम की शुरुआत होती है ताम्रपाषाण काल में, व्यापार की। एक्स्ट्रा मटेरियल तुम्हारे पास, मेरे पास एक्स्ट्रा गेहूं है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कपड़े बना लिए तुमने, तो तुम मेरे से गेहूं ले लो, मुझे कपड़ा दे दो। तो वस्तु विनिमय से व्यापार की शुरुआत कायम होती है ताम्रपाषाण काल। कृषि था नवपाषाण काल में, व्यापार आ गया ताम्रपाषाण काल। आई बात समझ में? सबसे पहले तांबे की धातु का उपयोग किया गया, मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? और तांबे को जो क्या कहा जाता था? लोहित अयस्क। क्या कहा जाता था? लोहित अयस, लोहित अयस। हालांकि बाद में क्या खोजा गया है, 1000 ईसा पूर्व में क्या खोजा गया है भैया? लोहा खोजा गया, और लोहे को नाम दिया गया था कृष्ण अयस। क्या नाम दिया था? कृष्ण अयस। कृष्ण का मतलब होता है काला, अयस का मतलब है धातु। ठीक है, तो मनुष्य के द्वारा खोजी गई पहली धातु क्या थी? तांबा थी। इस कारण इस युग को ताम्र युग भी कहा जाता है। इसके पश्चात कांसे का आविष्कार हुआ, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अंत में लोहे के उपयोग होने से बाद की सभ्यता को क्या कहा गया है? लोहयुगीन सभ्यता। मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर जिलों के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार मिले हैं, बालाघाट से और जबलपुर से। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि विश्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों के समीप मध्य प्रदेश के कई भागों में इस सभ्यता का विकास हुआ,
लेकिन एक बात याद रख लेना, फिर से मैं बता दूं आपको, पुनः याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश के किसी भी स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य नहीं मिले, जबकि उसी समय भारत में इसी ताम्रपाषाण काल के समय, इस ताम्रपाषाण काल समय कहते हैं हम भाई 3000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक का समय कहते हैं ताम्रपाषाण काल। उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता का विकास, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े नगर विकसित हो रहे थे भारत के उत्तर पश्चिमी भूभाग में, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, या राजस्थान है ना, गुजरात, इस पूरे पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। ठीक, ये सभी मध्य प्रदेश के ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। कहाँ कहाँ से, जैसे कि ग्वालियर में पबैया ग्यारसपुर, ये हमारा अशोकनगर में चंदेरी वाला क्षेत्र है, या विदिशा बेशनगर है ना, सागर में एरन, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, उज्जैन में डांगबाला, मंदसौर में हिंगलाजगढ़, आबरा, इंद्रगढ़, महेश्वर में खरगोन, पश्चिमी निमाड़ है ना, बरहूत का स्तूप भी है सतना में, जो तो बाद में बनाया हालांकि। तो ये सभी स्थल कौन से हैं? ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। ठीक है। प्रदेश में ताम्र युग के अवशेष मालवा क्षेत्र में नागदा, नाबदा टोली, आबरा, एरन। ये तो आपको यही तो प्रश्न बनेगा, जैसे पूछ लिया बताओ आबरा कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि आबरा भाई कहाँ पर है, मंदसौर में है। पूछ लिया डांग वाला कहाँ पर है, तो उज्जैन में है ना। तो महेश्वर, कायथा, कायथा भी उज्जैन में है, कायथा भी कहाँ है, उज्जैन में। बेसनगर आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त की गई खोजों में लगभग 30 ऐसे स्थल प्राप्त हुए हैं जहां ताम्रपाषाण कालीन अवशेष हमको मिले हैं। प्रदेश में नर्मदा घाटी क्षेत्र में महेश्वर टोली क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता व ताम्रपाषाण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं, लेकिन याद रख लेना कि वो उनसे मिलते जुलते हैं। ये सब हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मध्य प्रदेश में प्राप्त नहीं में होते। प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के प्रमुख पराग ऐतिहासिक कालीन जो है, ताम्रपाषाण काल के जो अवशेष हमको मिले हैं, क्योंकि ताम्रपाषाण काल को ही मध्य प्रदेश में कायम रखते हैं प्रागैतिहासिक काल में। क्योंकि ताम्रपाषाण काल को क्यों रखते हैं प्रागैतिहासिक काल में, समझ गए आप? क्योंकि उस समय के हमें कोई लिखित साक्ष्य वगैरह मध्य प्रदेश में नहीं मिले हैं, भारत में मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए वो आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। कायथा वेरी मोस्ट है। कायथा कहाँ भाई? उज्जैन में। कहाँ है? उज्जैन। कायथा भैया हमने कहा उज्जैन में है कायथा। यहाँ पहली ताम्रपाषाण कालीन बस्ती थी। इसका अस्तित्व लगभग 2015 ईसा पूर्व से लगभग 1380 ईसा पूर्व तक ये बस्ती फली फूली रही होगी, लोग रहते होंगे उस समय। इसकी खोज किसने करी थी? BS वाकड़कर ने की थी, विष्णु श्रीधर वाकड़कर के द्वारा की गई थी कायथा की खोज 1964 में। कायथा बारामेर का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े ज्योतिषविद थे है ना, या अंतरिक्ष खगोलविद थे बारामेर। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले 9 रत्नों में से एक थे बारामेर। चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें हम विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, उनके दरबार में 9 बड़े बड़े लोग रहते जिन्हें हम 9 रत्न कहते हैं, उनमें से एक कौन थे? बारामेर। यहाँ से मृद भांड मतलब मिट्टी के घड़े और बर्तनों के अवशेष भी मिले हैं। तो कायथा कहाँ है? उज्जैन में। बारामेर की जन्मस्थली है। ठीक है। और ये ताम्रपाषाण कालीन एक स्थल है। ये सब आप देख लेना। कायथा। एरन, एरन कहाँ है? सागर जिले में है ना। एरन कहाँ पर है भाई? सागर जिले में। ये सागर जिला है और ये हमारा एरन है। तो एरन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। एरन से एक तो ये ताम्रपाषाण कालीन स्थल है, वो तो ठीक है। ये एक एरन से बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है कि एरन से भारत में पहली बार सती प्रथा के साक्ष्य मिले। क्या मिले? और वो मिले हैं गुप्तकालीन। गुप्त काल के शासक थे भानुगुप्त। भानुगुप्त के एक हमें क्या मिला है? शिलालेख मिला है। कहाँ से? एरन से। उस पे मिला, उस पे पहला साक्ष्य सबूत मिला है सती होने का। काय का? सती होने का। सती तो जानते ही हो, जिसका पति मर जाता है वो पत्नी है ना। सागर जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम क्या था? एरिकण था। इस ताम्र बस्ती का समय 2000 से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ तांबे की कुल्हाड़ियां, सोने के गोल टुकड़े, लाल किले काले एवं चित्रित, लाल और काले चित्रित मतलब जिन पर पेंटिंग हुई है, का मृदभांड मिट्टी के घड़े, माटी के लाल कारे घड़े जिन पे पेंटिंग बनी हुई है, मिट्टी के पशु आकृतियां, माटी के पशु के घोड़ा मोड़ा हाथी बनाना हो,
ताम्रकालीन बस्ती के प्रमाण हमको प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? एरण। एरण कहाँ है? सागर। नाबदा टोली ये कहीं कहाँ है? माहेश्वर में। माहेश्वर है ना, नर्मदा तट पर स्थित है। इसका ताम्र पाषाण कालीन अस्तित्व 1660 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, क्योंकि आप जानते हैं खंडवा, खरगोन, महेश्वर ये सभी नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। इन्हें निर्माण क्षेत्र भी कहते हैं अपन। यहाँ से झोपड़ी नुमा मिट्टी के घरों के साक्ष्य मिले हैं, जो चौकोर गोल आयताकार होते थे। लाल काले मिट्टी के घड़े, चूल्हे, मटर, चना, गेहूं, तांबे और पत्थर के औजार व विदेशियों के अप्रवास के साक्ष्य, मतलब ये ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि विदेश के लोग यहाँ पर आकर प्रवास मतलब रहते थे। व्यापार क्यों आते होंगे? व्यापार करने आते होंगे भाई। तो नादर टोली कहाँ पर है? महेश्वर में। ये आप इनको, ये है हमारा खरगोन। खरगोन में महेश्वर है और महेश्वर में नाबदा टोली है। खरगोन के पास में क्या है? खंडवा। खंडवा में क्या है? ओमकारेश्वर। ठीक है। अबरा। अबरा कहाँ है? मंदसौर जिले में। हमने देख लिया अबरा भाई मंदसौर जिले में है। ये देखिए अबरा कहाँ है? मंदसौर। मंदसौर में गांधी सागर डैम चंबल नदी पर, मध्य प्रदेश की पहली जो है विद्युत जल विद्युत परियोजना है ना। गांधी सागर डैम में प्रोजेक्ट अस्तित्व चलाया जा रहा है गिद्धों को बचाने के लिए। बहुत सारा कुछ पढ़ा है मंदसौर के बारे में। मंदसौर में अफीम की खेती होती है। मंदसौर है ना, तो मंदसौर में क्या है? आबरा। आबरा ग्राम में ताम्र प्रश्न काल से लेकर गुप्त काल तक की विभिन्न अवस्थाएं व संबंध सामग्री हमको मिली है। गुप्त ताम्र पाषाण काल से गुप्त काल तक। और इस युग के निवासी चित्रित लाल काले श्वेत रंग से रंगे उत्कृष्ट भांड, अच्छे और अच्छे भांड मतलब घड़ों का प्रयोग करते थे। अबरा कहाँ है भैया? मध्य प्रदेश में। डांगवाला कहाँ है? उज्जैन में। डांगवाला उज्जैन से 32 किलोमीटर दूर बस्ती में स्थित है। यह गत शताब्दी में उत्खनन में, पिछली शताब्दी में इसकी जानकारी हमको मिली। बस इतना याद रखना कि डांगवाला कहाँ है? उज्जैन में। यहाँ से ताम्र प्रश्नकालीन अवशेष मिले हैं। नागदा भी कहाँ है? उज्जैन के पास में ही है। उज्जैन जिले में चंबल नदी के तट पर है क्या? नागदा। ताम्र प्रश्नकालीन बस्ती में मृद भांड लघु पाषाण के अस्तित्व मिले हैं। अब देखो ये चीज क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये ठीक है, इतना याद है ना कि कौन सा स्थान कहाँ है। और ये जैसे नागदा, डांगवाला, कायथा, एरन, समझ रहे हो? यही महत्वपूर्ण है, ये उस समय के स्थल हैं और ये वर्तमान में कहाँ है। इतना समझ में आ रहा तो ठीक है। अब मध्य प्रदेश में इसके बाद शुरू होता है हमारा क्या? ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल मतलब क्या कि जब से हमको लिखित साक्ष्य मिलना शुरू हुए, और वो स्थिति थी वैदिक काल। लेकिन अब एक बात बताऊं, वेदों में मध्य प्रदेश की कोई स्पष्ट जानकारी कहीं से नहीं मिलती। हाँ वेदों, अब वेदों को समझते हैं हम, वैदिक काल को आप पूरी जानकारी समझते हैं कि जो वैदिक काल है मतलब वह समय, वैदिक काल वह समय जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? वेदों से मिली है। हम 15, ये देखो जैसे हमने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने करी थी? सबसे पहला शहर कौन सा था? कौन सा था? हैं? हड़प्पा था ना पहला। किसने खोज करी थी? दयाराम साहनी ने 1900 1921 में। हेलो, हाँ, शाम को 4 बजे से। हाँ हाँ, अभी दो चल रहे हैं, मैथ और बाल विकास। अरे करवानी पड़ेगा ना वो, उसके बाद वो चल रहा है महिला परिवेश के बाद, मेरे पास वही टाइम है, कंप्लीट करवा देंगे तुम्हारा सिलेबस। कहाँ कौन कह रहा है? फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, पेपर तो तुम्हारा अप्रैल में ही होगा ना। हाँ, तो अप्रैल तक सब करवा देंगे सिलेबस तुम्हारा। ठीक है। देखो, तो अब जब वैदिक युग की बात करते हैं तो 1921 में ही तो हमको मालूम चला कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की कोई चीज हुआ करती थी। सुन रहे हो क्या? क्या कह रहा हूँ? वैदिक युग को ही हम सबसे पुराना युग समझते थे। हम यही समझते थे कि हमारा इतिहास वेदों से ही शुरू हुआ है। लेकिन जब खुदाई हुई, दयाराम साहनी वगैरह ने जब पहली बार जो है
खुदाई करके सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखलदास बनर्जी वगैरह इन लोगों ने ईंटे मीटे सामान लेके आए और उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत पुराने हैं। ये मालूम कैसे चला? कार्बन 14 विधि से। तो मालूम चला कि नहीं, वेदों से पहले भी कुछ और था। तो वो क्या था? वो था सिंधु घाटी सभ्यता, वो था हड़प्पा सभ्यता। तो हमको मालूम चला कि नहीं, हम हमारा इतिहास वेदों से पहले का भी है। लेकिन बात शुरू होती है वैदिक काल की। तो वैदिक काल शुरू होता है 1500 ईसा पूर्व में। और इसकी शुरुआत जिस समय में लोग रहते थे उस समय को वैदिक सभ्यता कहा, क्योंकि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें वेदों से। और ये लोग कौन थे? ये लोग थे आर्य। आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से। हालांकि लोगों में मतभेद है कि कोई कहता है यहीं के है, कोई कहते बाहर से आए थे, वो अलग विषय। लेकिन हम जो सर्व मानता था वो है मध्य एशिया से। और वो पूरा समय चलता है वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का कालखंड है। इसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और बाद में वैदिक काल वेदों के जो साहित्य है, इस पूरी साहित्य से ही हमको जानकारी मिलती है। और साहित्य को हम 2 कैटेगरी में मानते हैं, श्रुति और स्मृति। अब यहां से हम बात करेंगे कल से। अभी तक इतना काफी है। कल से अभी हमने केवल पाषाण काल की बात कर ली। तो आप ये जो 20-22 स्लाइड्स हैं आपकी, इनको आप पढ़ के आओगे और आपके नोट्स में भी आपको मिल रही है जगह पर। बहुत थोड़ा शॉर्ट में दिया, मैंने थोड़ा डिटेल में दे दिया।